अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम हसन है और मेरा ताल्लुक़ शौकत खानम के शोबा तिब्बी तहकीक से है। कैंसर से बचाव और उसकी जल्द तशखीस से मुतल्लिक अवाम में आगाही शौकत खानम हस्पताल के मिशन का एक अहम पहलू है। इस सिलसिले में हर साल हम तंबाकू नोशी के खिलाफ स्कूलों में पोस्टर कंपटीशन और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आगाही के सेशंस का इनेकाद करते हैं। कोविड-19 की वजह से इस साल ये सेशंस हम वर्चुअली या ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे आज के सेशन में हमें शौकत खानम से डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीर फसी और डॉक्टर ताहिरा यास्मीन ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ मेदे, आंत और जिगर की बीमारियों के माहिर मुआलिज हैं और शौकत खानम के सीनियर मुंतजमीन में से भी हैं। डॉक्टर समीर फसी और डॉक्टर ताहिरा यास्मीन हमारे माहिर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनका ताल्लुक हमारे शोबा ऑन्कोलॉजी से है। सो हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर आसिम यूसुफ से करूंगी। सो डॉक्टर आसिम, आप हमें अगर बता सकें कि पाकिस्तान में तंबाकू के इस्तेमाल की क्या सिचुएशन है और हमें इस मौजू पे बात करने की ज़रूरत क्यों है? शुक्रिया डॉक्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम। साम- इस वक्त हमारा एस्टिमेट है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो तंबाकू या स्मोक करते हैं या किसी फॉर्म में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त एस्टिमेटेड है कि 2.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग इस वक्त तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अंदाजन हर साल 1,60,000 अमवात भी होती है। हालांकि पाकिस्तान ने लॉ भी पास किया हुआ है इसके बारे में कि पब्लिक प्लेसेस में और ख़ासतौर पे बच्चों को पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट इस्तेमाल ना किया जाए, तंबाकू का इस्तेमाल ना किया जाए और बच्चों को सिगरेट बेचे ना जाएं। लेकिन ये कानून सही तरह इन्फोर्स नहीं होता और हम सभी देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में, रेस्टोरेंट्स में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे एक्सेट्रा सब लोग खुली सिगरेट पी रहे होते हैं और बच्चे भी अक्सर स्कूल्स के पास भी बिक रहे होते हैं सिगरेट्स। अनफॉर्चुनेटली टोबैको का जो एपिडेमिक है वो काफ़ी तेज़ी से हमारे मुल्कों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक डिलिबरेट पॉलिसी है टोबैको इंडस्ट्री की कि जैसे वेस्ट में मुश्किल होता जा रहा है उनको बेचना टोबैको प्रोडक्ट्स, तो वो थर्ड वर्ल्ड की तरफ इसको टारगेट कर रहे हैं हमारे लोगों को। और ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बच्चे, औरतें और जो गरीब तबका है, उनमें ये ज़्यादा कोशिश करते हैं सस्ते सिगरेट बेच के लोगों को ये आदत डलवाने की, जो कि काफ़ी गैर अखलाकी तरीके हैं जिससे ये प्रोडक्ट्स पुश की जा रही हैं। एक लास्ट चीज मैं कहता चलूं कि जो सो कॉल्ड स्मोकिंग सेसेशन एड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं या ई सिगरेट्स हैं, ये भी उतने ही एडिक्टिव हैं और इन मेनी केसेस उतने ही हार्मफुल हैं जितनी एक्चुअल टोबैको प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कोई सेफ ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत शुक्रिया। सो आपने एक बहुत अहम बात की है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी तंबाकू नोशी के इस्तेमाल की कानून साजी मौजूद है, लेकिन उस कानून का सही इतलाक या उसकी सही फॉलो अप नहीं हो रहा। एंड बहुत सारी तंबाकू बेचने वाली कंपनियां उसके नाजायज़ फरोख्त में शामिल हैं, बिल्कुल। जिसको सर्टनली बंद होना चाहिए। डॉक्टर समीर, डॉक्टर आसिम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई है कि आपने जैसे देखा होगा कि तंबाकू के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी काफ़ी कॉमन हैं, जैसे ई सिगरेट्स फैशनेबल कंसिडर होती हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है। सो हम अगर थोड़ा सा आपसे समझना चाहें कि कॉमन फॉर्म्स क्या हैं, किन किन तरीकों से तंबाकू का इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, और ये कि इसके जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स पे क्या मुज़र असरात हो सकते हैं? Thank you very much. So first of all, tobacco बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो बहुत कॉमन है, जैसे हम सिगरेट की फॉर्म में इसको स्मोक करते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में तंबाकू वैसे ही बीटल नट या पान के साथ इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स। और इसके अलावा हुक्का, शीशा और जैसे डॉक्टर आसिफ ने पॉइंट आउट किया कि ई सिगरेट्स की फॉर्म में भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये चीज़ है कि ये कैंसर के बायस बनती है, स्पेशली स्मोकर। अगर मैं स्मोकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 10 there's always a chance of getting cancer in around 50% of the patients. Having said that, जो हम स्मोक करते हैं और उसके अलावा पैसिव स्मोकिंग से लोगों को जो हम
पैसिव स्मोकिंग स्पेशली अगर पाकिस्तान का डाटा उठाया जाए, सो WHO की एक 2016 के सर्वे के मुताबिक आउट ऑफ 10 अराउंड 7 पीपल आर एक्सपोज टू द पैसिव स्मोकिंग, और उनके अंदर भी रिस्क इसी तरह इंक्रीज होता है. अगर मैं टबैको को ओवरऑल देखूं स्मोकिंग से हटके, तो 15 to 25% फोल्ड इंक्रीज है कैंसर रिस्क का. और इससे मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स होते हैं, ना सिर्फ कैंसर्स होते हैं बल्कि इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, जिसमें आपकी दिल की शरेयानें बंद होने का या आपकी किसी भी आज़ा की शरेयान बंद होने का खतरा होता है. तो स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर का बायस नहीं बनती, बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है. और ई सिगरेट्स के अंदर क्योंकि निकोटीन है, अब तो स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं कि निकोटीन से पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई होता है. देयर आर सम साइकोलॉजिकल इलनेस, इवन डिप्रेसिव इलनेसेस आर एसोसिएटेड विद दैट. So I think case tobacco in any form is extremely harmful. और as we are doing this program, तो इसकी वसात से तो हमें ये क्लियर पैगाम देना चाहिए कि सिर्फ लंग कैंसर नहीं बल्कि हर बीमारी का बायस बनती है. बहुत शुक्रिया. सो तंबाकू नोशी की हर फॉर्म जो है वो मुज़र सेहत है और सिर्फ कैंसर का बायस नहीं बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है. सो डॉक्टर ताहिरा, अब अगर हम आपसे पूछना चाहें कि अगर हम खास तौर से कैंसर की बात करें, तो वो कौन कौन से कैंसर्स हैं कि जो तंबाकू नोशी की वजह से होते हैं और वो आमतौर से किस तरह से प्रेजेंट करते हैं मरीजों में? शुक्रिया डॉक्टर मरियम. जिस तरह हमारे लोगों में ज़्यादातर ये समझा जाता है कि सिर्फ तंबाकू नोशी सिर्फ फेफड़ों के कैंसर का बायस बनती है, लेकिन इसके अलावा तंबाकू नोशी से जिस्म के तकरीबन हर अज़ा को कैंसर का खतरा लायक है. जैसे कि इसमें मुंह का कैंसर है या लैरिंजियल कैंसर है, जिसको वॉइस बॉक्स का कैंसर भी कहा जा सकता है. इसके अलावा ये आंतों के मैदे के कैंसर का सबब भी बनती है. और इसके अलावा गुर्दे और मसाने के कैंसर भी इसकी वजह से काफ़ी हद तक होते हैं. अगर अलामात की बात की जाए तो फेफड़े के कैंसर के हवाले से बात करते हुए किसी ऐसी खांसी जो कि ठीक ना हो रही हो, सांस में तकलीफ होना, सांस में दिक्कत होना जो कि ठीक ना हो रही हो, या बलगम में खून आना, ये आम अलामात हैं जो फेफड़े के कैंसर के साथ देखी जाती हैं. इसके अलावा जो गुर्दे और मसाने के कैंसर हैं ये आमतौर पे पेशाब में खून के साथ जाहिर होते हैं और जो कि आमतौर पे किसी तकलीफ के बगैर होते हैं. इसके अलावा अगर बात की जाए मुंह में कोई ऐसा जख्म होना जो कि ना ठीक हो रहा हो, या आवाज़ में कोई तब्दीली होना, ये अलामात हैं जो कि मुंह के कैंसर के अलामात को जाहिर करती हैं या वॉइस बॉक्स के कैंसर को जाहिर करती हैं. ओके, बहुत शुक्रिया. सो आपने बहुत सारे हमें कैंसर्स का रिस्क जो कि सिगरेट नोशी से मुतल्लिक है उनके बारे में बताया है और उनके सिम्टम्स के बारे में भी बताया है. मैं अब सवाल को कुछ थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगी और डॉक्टर आसिम की तरफ दोबारा जाऊंगी. डॉक्टर आसिम, जब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि तंबाकू नोशी इंतहाई मुज़र सेहत है, वो बहुत सारी बीमारियों की मूजिब भी है. आप शौकत खानम में बतौर मुंतजिम कई साल एफिलिएटेड रहे हैं और शौकत खानम इदारे के तौर पे एक नो स्मोकिंग पॉलिसी फॉलो करता है. आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जो वर्क प्लेसेस हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं पब्लिक प्लेस में टोबैको के इस्तेमाल के कंट्रोल के सिलसिले में? जी, जैसे आपने कहा शौकत खानम में भी हमारी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉन स्मोकिंग पॉलिसी है. और जब से अस्पताल खुला 1994 में, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर सिगरेट पीना तो पहले दिन से ही मना था, और उसके चंद साल बाद ही हमने जो हॉस्पिटल ग्राउंड्स हैं उनमें भी टोटली स्मोकिंग के ऊपर बैन लगा दिया था. और ये बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी किया जाता है और फॉलो भी किया जाता है. और बाय एंड लार्ज स्टाफ तो आई एम श्योर सर्टनली, और पेशेंट्स और अटेंडेंट्स भी जब एक दफ़ा उनको बता दिया जाए तो बड़ा रेयर है, बहुत रेयरली ये होता है कि कोई पेशेंट या अटेंडेंट हम देखें ग्राउंड्स में जो सिगरेट पी रहा हो, और उनको भी एक दफ़ा बता दें तो वो रोक देते और आइंदा नहीं करते. स्टाफ, पेशेंट्स, अटेंडेंट्स कोई भी हो जिसने सिगरेट पीना हो तो उनको ग्राउंड्स के बाहर सड़क पे जाके तो सिगरेट पीना पड़ता है. तो हम ये एक्टिवली डिस्करेज करते हैं. एंड जैसे आई थिंक सिंस 1994 जैसे हमने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान में
75% मरीजों को फ्री कैंसर इलाज किया जा सकता है गरीब और अमीर में फर्क किए बगैर, उसी तरह मेरे ख्याल से ये पॉलिसी भी है कि ये दिखाती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ये चाहे कि वो ऐसी पॉलिसी इम्पोज करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे पहले भी हमने बात की कि लॉ पास करना रिलेटिवली आसान होता है, उसको इन्फोर्स करना हमेशा मुश्किल होता है और वो कांस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है उसके लिए। बट कोई वजह नहीं है कि अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकती है। एंड आई थिंक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक प्लेसेस जितनी हैं जो ये लॉ अप्लाई हुआ हुआ है, ये जरूर इन्फोर्स होना चाहिए और ये इन्फोर्स किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। सो जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात की है कि ना सिर्फ ये कि इस सिलसिले में पॉलिसी मेकिंग की जाए, असूलों को बनाया जाए, बल्कि उनका इतलाक भी यूनिफॉर्मली किया जाए सब लोगों पर, रिगार्डलेस इसके कि वो उस जगह के वर्कर्स हों या वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स या मरीज या कोई और विजिटर्स हों। सो डॉक्टर ताहिरा, मैं अब दोबारा आपकी तरफ वापस जाऊंगी। हमने थोड़ी सी ये बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं कि जिसमें लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो पब्लिकली स्मोकिंग करें। बट वो लोग जो ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर से उनमें से वो लोग के जो स्मोकिंग तर्क करना चाहते हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करनी चाहिए, और इस सिलसिले में वो कौन से चैलेंजेस हैं कि जो आपके एक्सपीरियंस में उनको दरपेश आते हैं? थैंक यू डॉक्टर मरियम। अच्छा, स्मोकिंग क्विट करने के हवाले से ये पेशेंट्स के लिए इसमें कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी स्मोकिंग करते हैं, जब टोबैको यूज़ करते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि दे गिव अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इसकी वजह से एक साइकिल बन जाता है और वो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्विट करने में। इसके लिए सबसे पहले कमिटमेंट ज़रूरी है, जो कि इस दफ़ा टोबैको डे का थीम भी है, फोकस भी है कि कमिट टू क्विट। और पेशेंट की कमिटमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ सपोर्ट सिस्टम, फैमिली और रिलेटिव्स का सपोर्ट सिस्टम, और अगर ज़रूरी हो तो आपका सपोर्ट सिस्टम यानी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जिसमें वो हेल्प कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले डेट फिक्स कर लें ऐसे पेशेंट्स के क्विट करना है हमने इस दिन से, और उसके बाद इनकी फैमिली को, जो लोग हैं उनको पता हो कि ये क्विटिंग इनका अब एम है, तो वो हेल्प आउट करें इस सिलसिले में। कोई ऐसी क्विटिंग के दौरान कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसमें टोबैको का शामिल हो, वो ना यूज़ की जाए। और इसके अलावा कोई ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप दोबारा फीलिंग आती है यूज़ करने के लिए, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो उनको जहन में रखना चाहिए और उनको जितना कोशिश हो सके कम से कम ऐसी चीज़ करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि ट्रिगर डेवलप हो। इसके अलावा प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है। हमारे ऐसे बहुत से ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं या कोई प्रोफेशनल हेल्प है जो कि डॉक्टर्स के थ्रू ली जा सकती है क्विटिंग करने के लिए। थैंक यू। सो जो शख्स क्विट करना चाहता है उसके अपने इरादे की पुख्तगी और उसके आसपास के लोगों की जो सपोर्ट है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। डॉक्टर समीर, डॉक्टर ताहिरा ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि कुछ लोगों को इसमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, यानी कि उनको किसी ऐसे डॉक्टर या किसी ऐसे सोर्स से रुजू करने की ज़रूरत पड़ती है कि जो उनको तर्क करने के दौरान उनकी मैनेजमेंट में हेल्प कर सके। या जैसे हम कॉमनली अक्सर सुनते हैं कि सिगरेट नोशी तर्क करने पे कुछ विड्रॉल के भी सिम्टम्स लोगों के सामने आते हैं। सो आप अगर हमसे शेयर कर सकें कि इस सिलसिले में वो कौन सी हेल्प के सोर्सेज हैं कि जो पाकिस्तान में या शौकत खाना में अवेलेबल हैं, जिनको लोग जिनसे रुजू कर सकें इस सिलसिले में। जी, अच्छा, मैं थोड़ा सा जो जहाँ से डॉक्टर ताहिरा ने जब अपना बात छोड़ी है, मैं उधर से कंटिन्यू करता हूँ कि जब हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, स्पेशली जब लंग कैंसर के स्पेशली हम पेशेंट्स या और कैंसर्स के पेशेंट्स देखते हैं, हम उनसे थॉरली हिस्ट्री लेने के बाद जब हमें ये पता चलता है कि दे आर इन्वॉल्वड इन स्मोकिंग, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट कॉमनली यही हम देखते हैं कि स्मोकिंग में इन्वॉल्व है, तो हम आम तौर पे हमारी जो पॉलिसी है जो हम अडॉप्ट करते हैं उसमें हम सबसे पहले तो पेशेंट से, जैसे मैंने बताया कि हम उससे हिस्ट्री पूरी लेते हैं, उसके बाद हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपने सिगरेट छोड़ देनी है, उसके मुज़र असरात के बारे में ब्रीफ करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट्स को आम तौर पे फोर्स नहीं करते, बल्कि उनको टाइम देते हैं कि वो एटलीस्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स अप टू 4 वीक्स का भी टाइम दिया जाता है
کہ پیشنٹ ہمارے پاس آئے اور وہ اس بارے میں کیا اس کی ہماری اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا وہ چھوڑے گا بھی یا نہیں. اگر تو پیشنٹ فرض کریں آپ کے پاس آتا ہے and he is ready to quit, then usually جو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں ہمارے ہاسپٹل میں, ہم یہاں پہ پرنالوجسٹ ہمارے پاس موجود ہیں who can help us, ہم ان کے پاس بھی بھیجتے ہیں. We have a psychologist services in شوکت خانم, ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں جو اسپیشلی بیہیورل تھراپی کے تھرو ان پیشنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں. اگر میں اسپیسیفکلی آؤں کہ اگر نکوٹین وڈرال کے سمٹمز ہو رہے ہیں, سو دے آر مینی میڈیکیشنز ان دا مارکیٹ جو یوز کی جا سکتی ہیں, اور ہم پیشنٹس کو بیسکلی یہ اسیس کرتے ہیں اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ میڈیکیشنز موجود ہیں جو ان کو فزیکلی کوئی پرابلم نہیں ہونے دے گی. سو اٹس اے لانگ پروسیس. اسپیسیفکلی ہمارے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں کیونکہ ان کو آلریڈی انفارچونیٹلی کینسر ہو چکا ہوتا ہے, سو موسٹ آف دا ٹائم دے آر مور ولنگ, اور ہم ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ دے نیڈ ٹو کوئٹ. دا اسٹڈیز ہیو ناٹ شون کہ آپ سگریٹ کم کر دیں, اس کے ساتھ انسیڈنٹس آف کینسر کا اس طرح سے کمی کا تعلق نہیں ہے, بلکہ ایگزیکٹلی اگر آپ نے کرنی ہے تو یو ہیو ٹو کوئٹ اسموکنگ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ سگریٹ, موسٹ لائکلی لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ سگریٹ کم کر دیتے ہیں if they are not able to quit, which is not a good thing, and the appropriate thing is to quit. So what we are doing, we are having a multidisciplinary approach ہے ہماری, اور ہم پیشنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اگر ہمیں کوئی ایسی ہیلپ کی ضرورت ہے, so we always send them patients to outside for the help as well. ٹھیک, تھینک یو. سو آپ کی بات سے میں یہ سمجھ سکی ہوں کہ یہ ایک لانگ پروسیس ہے کہ جس کے اندر مریض کو ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور یہ ہیلپ پروفیشنلز کی فارم میں اس کے لیے اویلیبل بھی ہے. سو پلمونالوجسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں جو اس کو اس سارے سفر میں سپورٹ کر سکتے ہیں. سو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ہم پچھلے سال ڈیٹ سے کووڈ-19 کو دیکھ رہے ہیں, تو اس سے متعلق بھی بہت سی کنفیوژن لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اسموکنگ اور کووڈ-19 کا کیا لنک ہے, یا اسموکرز کے اندر کووڈ-19 کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے. آپ تھوڑی سی بات اگر ہماری آڈینس کے لیے اس بارے میں بھی کرنا چاہیں. جی, انیشلی کچھ اسٹڈیز آئی تھیں کہ اسموکرز آر سیف فرام کووڈ, اور یہ بالکل انیشیل کچھ اسٹڈیز تھیں, لیکن اب اٹس اے پروون فیکٹ کہ اسموکنگ از ون آف دا میجر رسک فیکٹرز فار ڈیولپنگ سیویئر کووڈ. سو اس پہ اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اسموکرز ہیں اینڈ دے ہیو ادر ڈیزیزز جسٹ لائک ڈائبٹیز, کڈنی ڈیزیزز اور باقی ہیں, اس میں سے اسموکنگ اس کے بالکل برابر النس ہے, یا آپ کہہ لیں ایک ہیبٹ ہے جو باقی النیسز کے بالکل برابر ہے. if somebody develops COVID and is a smoker, he has a high risk کہ وہ سیویئر کووڈ ڈیولپ کر سکتا ہے. سو آج کے دور کے مطابق, اور جس میں ابھی تھرڈ پیک آئی ہوئی ہے, اٹس اے اسٹرانگ ایڈوائز کہ اٹس اے ویری گڈ چانس they should quit smoking. Plus if they are smokers, the COVID can get worse, اور severe COVID کے ساتھ they can have many complications associated with smoking. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہرہ اینڈ ڈاکٹر سمیر, آپ نے ہمیں بہت یوزفل انفارمیشن دی ہے تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں, اور اس کو ترک کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی. ہم اپنے سیشن کی کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں, اور آخر میں کنکلوڈنگ ایک ریمارک ڈاکٹر عاصم سے ہی لوں گی کہ جس میں اگر وہ ہمیں بتا سکیں کہ بطور افراد اینڈ ایز آرگنائزیشنز اینڈ بطور ایک قومی لیول پہ بھی ایز اے سوسائٹی ہم کیا کر سکتے ہیں تمباکو نوشی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جیتنے کے لیے. جی, سو آئی تھنک جو ڈاکٹر سمیر نے اور ڈاکٹر طاہرہ نے بھی بات کی, اس سے یہ کلیئر ہے کہ سگریٹ یا کوئی بھی تمباکو جس بھی فارم میں استعمال ہو رہا ہے اس کو روکنا یا ختم کرنا بہت مشکل ہے جب ایک دفعہ ایک انسان شروع کر دے. سو پریونشن از سرٹنلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کہ لوگ یہ شروع نہ کریں سگریٹ پینا, تمباکو کسی بھی فارم میں استعمال نہ کرنا, کیونکہ اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. بہت ہی ایڈکٹیو یہ ڈرگ ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے. سو پریونشن بہت ضروری ہے, اور اس میں یہی ساری جو چیزیں ہم نے پہلے بھی بات کی ہیں وہ ہیں. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری اپنی بھی ٹریننگ ہو کہ ہم اپنے پیشنٹس کو اپروپریٹلی ایڈوائز کر سکیں ٹبیکو سیسیشن کے بارے میں, روکنے کے بارے میں, اور استعمال نہ کرنے کے بارے میں.
गवर्नमेंटल लेवल पे गवर्नमेंट्स सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का हमेशा ये टारगेट होता है कि टबैको इंडस्ट्री को वो हेविली टैक्स तो जरूर करते हैं, लेकिन उसमें से टैक्स रेवेन्यू में से हेल्थ के ऊपर कितना खर्च होता है और फिर स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस पे कितना होता है, वो कुछ वो अनसर्टन है. एंड मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक कैंसर टैक्स होना चाहिए टबैको प्रोडक्ट्स पे. हमने अभी बात की थी कि 2.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली टबैको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. अगर 2.5 करोड़ लोग रोजाना 5 रुपए टैक्स एडिशनल दें, जिसको हम कैंसर टैक्स कहें, जिस भी टबैको प्रोडक्ट पे वो जो खरीदते हैं उस पे, तो एक साल में 45 अरब रुपए जमा हो सकते हैं. इससे शौकत खानम लाहौर जितने 3 कैंसर अस्पताल बन सकते हैं हर साल मुल्क में, या जो कैंसर की जो टबैको की यूज की वजह से दिल की बीमारियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर और चीजें जो होती हैं, लोगों को फालज के अटैक होते हैं, बहुत कुछ कैंसर के अलावा भी होता है. तो जो हेल्थ सिस्टम के ऊपर इसका खर्चा आता है, वो एक काफी हद तक उसके लिए ये पैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सो मेरे ख्याल से तो ये वक्त आ गया है कि इस तरह की टैक्सेशन हमें सोचनी चाहिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए और इसके जो इल इफेक्ट्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए. बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू एवरीवन. आई थिंक आज के सेशन में हमने कुछ बहुत यूजफुल डिस्कशंस की हैं, और बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कम्युनिटी की तरफ, तंबाकू नोशी के खिलाफ कानून साजी और पॉलिसीज का नफाज और इतलाक, और ये कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट टैक्सेस का नफाज, और ये कि जो डॉक्टर ताहिरा ने भी पॉइंट आउट किया कि जो इस साल का मोटो भी है इस कैंपेन का, कमिट टू क्विट. सो जो लोग तंबाकू नोशी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इसको तर्क करने की तरफ इस साल कमिट करना चाहिए, और हम सब लोग जो उनके आसपास हैं एज फैमिली और फ्रेंड्स, हम सबको उनको इस कमिटमेंट में उनका साथ देना चाहिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. Thank you.